नमस्कार। हमारे कार्यक्रम और भी हैं राहें में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिले और हमारी जीवन शैली अच्छी हो। साथ ही साथ हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट भी रह पाएं। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है अधिकतर? नहीं, क्योंकि कई लोग हम में से ऐसे करियर को चुन लेते हैं जिसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, किसी से सुने होते हैं, और असेसमेंट किए बिना उस करियर में हम लाइन लगा लेते हैं, बिना जाने समझे, बिना गाइडेंस के। ऐसे में क्या होता है, ना हम उससे संतुष्ट हो पाते हैं और ना ही उसमें हम बुलंदियां पा पाते हैं। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जो कि एक लेस नोन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश, जो कि BIT मेसरा रांची में डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग, क्या ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं? देखा जाए तो ये एक ही फैमिली के दो सब्जेक्ट हैं जी। जब से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बायोलॉजी फील्ड में होना शुरू हुआ, तब से इन दोनों फील्ड का इवॉल्वमेंट हुआ है। ये दोनों फील्ड अलग अलग तरीके से भी इवॉल्व हुए और कहीं जाकर के एक जगह मिलते भी हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल में जब हम अंतर करें तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विभाग है जहाँ पे माइक्रोब्स की बात ज़्यादा होती है। माइक्रोब्स से रिलेटेड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी बात हम ज़्यादा करते हैं उसमें। जब बायोमेडिकल की बात होती है तो इसका शाब्दिक अर्थ है जैव चिकित्सा। तो इसमें हम चिकित्सा पद्धतियों के बारे में और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो यही अंतर, मूलतः ये अंतर है कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन तो है बट माइक्रोब से रिलेटेड है। बायोमेडिकल जो है उसमें चिकित्सीय पद्धतियों को लेकर के हम बात करते हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए डॉक्टर इसमें? इसके अलग अलग स्तर हैं जी। 12वीं के बाद भी हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को, 10वीं के बाद भी कर सकते हैं, और हायर एजुकेशन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा फील्ड है ये। 10वीं के बाद डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हम कर सकते हैं, जो कि हमारे दक्षिण के राज्यों में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। खासकर जो पायनियर इंस्टीट्यूट इसमें है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, जो डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो डिप्लोमा देती है। इसके अलावा भी कई और जो है विश्वविद्यालय हैं जो कि डिप्लोमा प्रदान करते हैं। और ये 12वीं के बाद? 12वीं के बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कई जगह जा सकते हैं, जैसे NIT में जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, NIT रायपुर, NIT राउरकेला और एक दो और इंस्टीट्यूट जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो उनको जैसे कि आपको नेहरू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अगर मैं नाम लूँ तो कम पड़ जाएंगे, जैसे मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान में जी। आपको चेन्नई में तो खैर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें आपको डिग्री प्रदान करती हैं। ये सभी नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, SRM है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी इस फील्ड में काम कर रही है और सभी इसमें। तो ये बायोमेडिकल के लिए है या बायो इंजीनियरिंग के लिए है? ये बायोमेडिकल के लिए। मैं आपको भी जो बताया ये बायोमेडिकल के लिए है। बायो इंजीनियरिंग तो सभी जगह है। बायो इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का ही एक उन्नत रूप कह लीजिए। जी जी, उन्नत रूप है जिसमें आप इंजीनियरिंग का सीधा सीधा एप्लीकेशन करते हैं। विश्व स्तर पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? आप अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लें या फिर इंग्लैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लें, उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। खासकर इनमें रिसर्च और आप कहें कि शोध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसमें होती है। और हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री, इसमें तो सभी जगह
ये डिग्री उपलब्ध है। जैसे आपने कहा कि हायर एजुकेशन, तो जिस विद्यार्थी को आगे इसमें पीएचडी करने की इच्छा हो, रिसर्च करने की इच्छा हो, तो आप उनका कैसे मार्गदर्शन कीजिएगा? पीएचडी करने के लिए इसमें लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जिसका एक मन हो कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे शोध करना है, वो इसमें आ सकता है। वो ये नहीं है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड का ही हो, वो साइंस फील्ड का भी हो सकता है वो फिजिक्स का भी हो, फिजिक्स का भी हो, केमिस्ट्री का भी हो, बायोलॉजी का भी हो, इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन का हो, ये इसमें शोध कर सकता है। ये इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन का सिर्फ डॉक्टर साहब की साइंस के किसी भी डिसिप्लिन? साइंस के भी किसी डिसिप्लिन का। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जी। एक्सरे, एक्सरे फिजिक्स का सब्जेक्ट है, बट एक्सरे का एप्लीकेशन जो है चिकित्सा में सबसे ज़्यादा होता है। तो फिजिक्स के लोग अगर एक्सरे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कुछ शोध करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है कि वो इसमें कर सकते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है, या टिश्यू इंजीनियरिंग जो कि आप एक तरह से कहें कि प्लास्टिक सर्जरीज का जो फंडामेंटल रूप है, उसे उसके अलावे अगर हम कुछ डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का ज़माना आ गया है, किसी इम्प्लांट का ज़माना आ गया, जैसे दांत में अगर कुछ इम्प्लांट लगता है या फिर बॉडी में कहीं इम्प्लांट लगता है, तो केमिस्ट्री इसमें बहुत ही एक निर्णायक रोल प्ले करता है। बायोलॉजी तो है ही ये। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आए दिन कुछ ना कुछ तकनीक का इस्तेमाल हमारे टेक्निकल मेडिकल फील्ड में होता ही रहता है। तो आप हमें ये बताइए कि हमने बात की विश्व स्तर के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हमारे राज्य में क्या इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का क्या स्तर है? हमारे यहाँ दुर्भाग्य से इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि एक राज्य स्तर पर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या ना हो। मूलतः यहाँ पे जो पढ़ाई होती है राज्य में, वो बायोमेडिकल साइंस जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी पढ़ाई ज़्यादा होती है। उसमें अपना करियर लोग बना रहे हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाता है और वहाँ पे ये डिग्री दी जाती है। हमारे यहाँ पहले बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ करता था, बट अभी वो कोर्स सुसुप्ता अवस्था कह लीजिए कि अभी ये बंद पड़ा है। जी जी जी, डॉर्मेंट है, बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज। जी जी। आप बता रहे थे कि इसमें कुछ और भी सब डिवीज़न है बायो इंजीनियरिंग में, उसमें क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, स्किल्स आपके जो स्किल्स हों वो आप उस फील्ड में आप मतलब उसको आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक इंजीनियरिंग का फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और लोगों को लगता है कि मैं कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ, कुछ डिवाइस बना सकता हूँ, और वो उसके लिए लगे हुए हैं। अगर वो ह्यूमन एप्लीकेशन में हो सकता है, अगर वो मानव चिकित्सा या फिर उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लोग उसमें हाथ आजमा सकते हैं। जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, अगर मैं कहूँ कि डायबिटीज़ का मैं रेमेडी देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ कैसे हम बिना ब्लड टेस्ट किए देख सकते हैं जी, तो इसके लिए भी जो तकनीक है वो डिफरेंट अदर टेक्निक से लेकर के बायोलॉजी के लोग कर रहे हैं काम जी। जो उसका शोध कर रहे हैं और निकाल रहे हैं कि हम केवल देख करके लाइक ECG या फिर किसी और माध्यम से पल्स से देख करके हम लोग कैसे डायबिटीज़ या फिर किसी और दूसरे जो हमारा मेडिकल एलिमेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं। डॉक्टर राकेश, आपने शुरुआत में कही थी कि 10वीं के बाद भी हम प्रवेश पा सकते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है 10वीं के बाद? देखिए, राज्य स्तरीय जो उनका 10वीं के बाद जो डिप्लोमा का जो होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो तो है ही, और बड़े सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि सीधे प्रवेश देते हैं, सीधे प्रवेश देते हैं। आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सीधे प्रवेश में कुछ तो आधार होता होगा? हाँ, मार्क्स आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। अच्छा, 60% मार्क्स से आपका 10th होना चाहिए। अच्छा, यही है। इसमें बायोलॉजी और मैथ की कोई चर्चा नहीं होती है। जो भी बच्चा मैट्रिकुलेट है वो जा करके एडमिशन ले सकता है।
अच्छा, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। अच्छा, और 12वीं के बाद प्रवेश परीक्षा? 12वीं के बाद ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अलग अलग डिसिप्लिन है, थोड़ा सा अंतर है। अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग में जाना है आपको, तो आपको मैथ्स जरूर होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजी की समझ भी होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें हार्ट के बारे में मालूम है कि हार्ट कैसे काम करता है, तभी हम एक पेसमेकर डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें हार्ट के फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है, तो हम पेसमेकर डिजाइन कैसे करेंगे? तो थोड़ी बायोलॉजी तो जाननी चाहिए। जो विद्यार्थी गणित के हैं, हाँ, उनको क्यों चयन करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का? देखिए, अभी ये एक ऐसा फील्ड है जो एक समुद्र की तरह, सागर की तरह है। इसमें हर एक व्यक्ति अपना योगदान कर सकता है। मल्टीडिसिप्लिनरी एकदम से ये सब्जेक्ट है। जी जी। आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को देखें, जैसे मैं सभी का एक एक करके उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अभी रोबोट तो बन रहे हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। रोबोटिक सर्जरी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मानव चिकित्सा में। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया। कुछ भी आपको बनाना हो, कुछ इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से रिलेटेड है, आप बना सकते हैं। केमिस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया, फिजिक्स का मैंने एग्जांपल दिया। उसी तरह से अगर आप चाहें, जैसे अभी एक चल रहा है आपको कि मानव को लेकर के जाना है आपको अंतरिक्ष में। जी जी जी। मानव को अंतरिक्ष में ले जाने पर उसके शरीर में क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, वो हम बाहर से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, जैसे कि हम सिग्नल, बॉडी से जो सिग्नल जो बन रहे हैं उसको लें। मूल सिग्नल जो है ईसीजी हम लोग डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है और वहाँ से वो ट्रांसमिट कर रहा है अपने सिग्नल को टेलीमेट्री के थ्रू, जैसे हम टेलीकास्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उस तरह से अगर वो टेलीकास्ट करता है तो डॉक्टर या फिर जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है जो देख रहा है, उसको वो बता सकता है कि आपको ये दिक्कत हो रही है, आप ये काम करें, आप ये ना करें। जी, तो अभी डॉक्टर साहब हमारे इस फील्ड में, बायो इंजीनियरिंग में खास करके ज़्यादातर किन विषयों पे शोध हो रहे हैं? बहुत सारे विषय हैं। और कौन से विषयों को अधिकतर टेकअप करना चाहिए विद्यार्थियों को? मैं सबसे जो है ऊपर के लेवल से ही बात करता हूँ। एलन मस्क का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। जी। अभी वो उन्होंने एक, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने मस्तिष्क में एक चिप लगाया, ठीक है। अगर वो मस्तिष्क में चिप लगा रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन करके हम किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति अपने आसपास के जितनी भी चीज़ें, जो भी डिवाइसेज हैं, उसको वो ऑपरेट कर सकता है बिना हाथ पैर हिलाए, केवल अपने विश पे। दूसरी, मैं उसके नीचे आता हूँ, आपने सुना होगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, जिसमें ब्रेन और कंप्यूटर के इंटरफेस से लोग, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस पे भी इस्तेमाल किया गया था, जो आप बात कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें क्या है कि हम अपने शारीरिक जो सिग्नल्स हैं, बेसिकली मस्तिष्क का जो सिग्नल है, उसके थ्रू हम लोग किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। वो अपने व्हील चेयर को ऑपरेट करते थे, हम किसी और भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आप, ये कहाँ सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है? जिन लोगों को स्ट्रोक हो गया, जिनका एक तरफ का अंग जो है काम नहीं कर रहा है, वो बोल तो सकते हैं लेकिन उनकी बोली साफ नहीं है, वो उनका अंग काम नहीं कर रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एज रिलेटेड एलिमेंट है, जैसे कि आपको पार्किंसन डिजीज है या फिर अल्जाइमर है, उस जगह भी ये चीज़ें काफ़ी काम आती है। इस तरह के डिवाइसेस काफ़ी काम आ रहे हैं। आपके कहने का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग हमारे जो मनोवैज्ञान, जो हमारे मस्तिष्क की भी जो बीमारियां हैं उसको भी ठीक करने में सक्षम हो सके। जी जी जी। तो आप हमें कुछ किताबों के भी बारे में बताइए जो कि आम नागरिक भी पढ़ सकें, जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है और कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं बायो इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे अच्छी किताब है
जो मैं रिकमेंड करूंगा इसमें, जो कि हैंडबुक ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हैंडबुक ऑफ बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो कि RS खानपुर द्वारा लिखी गई है। उसमें तमाम तरह के उपक्रमों के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, और आप उसको पढ़ करके सीधी सरल भाषा में समझ सकते हैं ये कहाँ यूज होता है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। इसका मतलब कि मानव शरीर के साथ उसका रिलेशन क्या है, ये हम लोग बड़ी अच्छी तरह से उसमें एक सवाल मन में आ रहा है कि बायो इंजीनियरिंग के बारे में बहुत लोगों को जानकारी होती है, लेकिन ये एक लेस नोन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास जॉब के, नौकरियों के? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मूलतः जब भी कोई विद्यार्थी किसी जगह एडमिशन लेता है तो उसके मन में ये होता है कि आगे क्या, आगे मैं क्या करूँगा, इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा जी। इसमें अलग अलग फील्ड हैं। जैसे अगर मैं इसको विभाजित करूँ अलग अलग फील्ड में, तो जैसे पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड है। रिसर्च एंड जो शोध में आप हायर एजुकेशन में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको आराम से आपको इसमें मिल जाएगा काम, अगर आप इच्छुक हैं तो। हमारे दर्शक इच्छुक भी होंगे ये जानने के लिए कि पैकेज क्या होती होगी सैलरी की। पैकेज तो खैर रिसर्च में जब जा रहे हैं तो काफ़ी हाई फाई होता है उनका पैकेज, 2.5-3 लाख पर मंथ तो उनका कहीं नहीं गया है, अगर वो सही ढंग से सही यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं जी। जो फंडामेंटल लेवल है, जैसे कि डिप्लोमा के बाद, ये सवाल उत्पन्न होता है कि डिप्लोमा करने के बाद क्या। तो डिप्लोमा करने के बाद 2-3 फील्ड हैं। जैसे मार्केटिंग का फील्ड है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के दिन भी हम लोग बहुत ज़्यादा मेडिकल डिवाइस अपने देश में बना नहीं रहे हैं। मेडिकल डिवाइस और अप्लायंसेस वो बना नहीं रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा। कोविड के बाद कुछ हम लोग बनाना शुरू किए, जिसमें वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब कुछ बनाना शुरू किए, बट ज़्यादातर डिवाइसेज अभी भी बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो इनका जो वो कंपनी सीधी तो यहाँ नहीं आ सकती है, वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को मार्केटिंग एंड एप्लीकेशन के लिए, मार्केटिंग एंड एप्लीकेशन के लिए। तो एक एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट का फील्ड है, जो आप हॉस्पिटल में जा करके उस जो यंत्र है उसको बेच सकते हैं, उसके बारे में आप डेमो दे सकते हैं, बता सकते हैं ये कैसे काम करता है, ताकि डॉक्टर उसके बारे में, उसकी टेक्निक के बारे में जान पाए। यहाँ पे उसकी एक्सपर्टीज काम आती है जी। एक जो साधारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो ये नहीं बता सकता कि मानव शरीर के साथ इसका क्या इंटरेक्शन है, लेकिन एक बायोमेडिकल इंजीनियर ये बता सकता है कि मानव शरीर के साथ इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, क्या उसके साथ रिलेशनशिप इस मशीन का है। ये अंतर हो जाता है। एक तो ये हो गया जी। दूसरा, ये जो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट की बात मैंने कही, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आप जैसे लेक्चरर या प्रोफेसर का जो पोस्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी वैकेंसीज हैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग में, कि लोग उसमें काबिल लोग ढूंढे जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो ये भी एक है, लेकिन ये PhD करने के बाद। तीसरा है डिजाइन इंजीनियर का, डिजाइन इंजीनियर का, कि कुछ आपके मन में अगर है कि ये कुछ नया मैं डिजाइन कर सकता हूँ जी, तो फिर आप डिजाइन करने के लिए आप सोचिए कि कुछ नई डिवाइस आप बना दें जो कि लोगों के काम आए। छोटी छोटी डिवाइस, हमारे समाज में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी कारण से कोई ना कोई विकृति ऐसी हुई है जिनका जीवन सहज और सरल नहीं है। तो हम कुछ ऐसा यंत्र बना सकते हैं जो उनके जीवन को सहज और सरल कर सके जी। बिल्कुल। ये जैसे एक एग्जांपल, एक ब्लाइंड आदमी है, एक अंधा आदमी है, ब्लाइंड स्टिक एक बायोमेडिकल डिवाइस है जी, जिसको आप बना सकते हैं। ब्लाइंड स्टिक फॉर ब्लाइंड, ओके, स्टिक फॉर ब्लाइंड, ओके। वो अलग अलग तकनीक है जिस पर वो काम करता है। अल्ट्रासाउंड, हम लोग सभी जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज होता है, खासकर सोनोग्राफी में हम लोग जानते हैं, बट अल्ट्रासाउंड का बहुत बढ़िया उपयोग एक स्टिक में किया गया जो कि ब्लाइंड्स के लिए यूज होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप हमें ये भी बताइए कि आपने कहा था कि अध्ययन अध्यापन में भी आप करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। तो जो नॉर्मली जब
लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स का चयन होता है तो एक परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या इस फील्ड में भी कुछ अलग से विशेष योग्यता अपार्ट फ्रॉम पीएचडी? इस फील्ड में नेट का तो नेट सब्जेक्ट नहीं है, नेट में ही इसका सब्जेक्ट नहीं है, बट गेट में इसका सब डाला हुआ है। एक विषय हमारे दर्शक पूरी जानकारी चाहेंगे कि गेट क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट जी, जिसमें ये डाला हुआ है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जी, वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बेसिस पर आपको कई जगह रास्ते खुलते हैं, जैसे हायर एजुकेशन में एडमिशन, पीएचडी में एडमिशन, और ये भी है कि आपको कंपनियां उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट भी करती हैं। आपका जो है आपका गुणवत्ता जो है मापा जाता है। जी, तो ये गेट के में चयन हो जाए, हमारा गेट हम क्वालिफाई कर जाएं, इसके लिए हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? हमको अपने सब्जेक्ट पर जैसे 2-3 चीज़ें हैं। हमारी मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए, थोड़ी मैथमेटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, कुछ मेडिकल डिवाइसेस का जो हमें जानकारी होना चाहिए, ये कैसे काम करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शरीर से जितने सिग्नल निकलते हैं उसको अगर हम लोग उसके बारे में अगर हम जानें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जगह मैंने अभी टच नहीं किया, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, जैसे सीटी स्कैन है, एक्सरे के बारे में मैंने बात की थी, एमआरआई है, उन सब यंत्रों में इमेज प्रोसेसिंग का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। जी, जी। तो ये सब विषय जो है पूछे जाते हैं गेट में। अगर इसमें आपका जो है पकड़ सही है तो आप निश्चित रूप से गेट में अच्छा। जी, जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो यानी जो स्नातक में हैं या जो स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं और जो स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, वो इसमें बैठ सकते हैं। तो गेट की क्या प्रक्रिया है और क्या योग्यता है? गेट की योग्यता यही है कि अगर आप इंजीनियरिंग में या फिर साइंस में एमएससी, साइंस में अगर आप एमएससी हैं और या फिर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में हैं, साइंस में भी या फाइनल ईयर में है, इंजीनियरिंग 3rd ईयर, इंजीनियरिंग 3rd ईयर जी, या फिर मास्टर्स के फाइनल ईयर में है, तो आप इस परीक्षा में, मास्टर्स इन साइंस के फाइनल ईयर, हाँ, इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी उसमें जगह है गेट में। तो आप हमें, और मैं इसमें और थोड़ी आपसे जानकारी चाहूँगी कि पैटर्न क्या है इसका? पैटर्न इसका वेरी करता है जी, लेकिन जो मूल पैटर्न है उसमें आपको मैथमेटिक्स लगभग 15 से 17 नंबर का होता है जी, और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो करीब 15-17 नंबर का होता है। बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट में, एप्टीट्यूड में आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर वर्बल, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और जो है बाकी जो 60-65 नंबर जो है वो आपको विषय पर। तो ये 2 पेपर्स होते हैं या एक दिन में ही हो जाता है? एक पेपर एक दिन में हो जाएगा, एक बार में ही। गेट को क्वालिफाई करने के बाद क्या सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं? नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा कि सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। परसेंटाइल मायने रखता है उसमें, परसेंटाइल जैसे हर एक परीक्षा में परसेंटाइल मायने रखता है, इसमें भी परसेंटाइल मायने रखता है। तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स जो परसेंटाइल का हम कहें तो पहले तो 70 परसेंटाइल पे कहा जाता था क्वालिफाई कर गया, लेकिन ये बदलता रहता है। हर एक साल जो है किस स्तर का प्रश्न आया उसके हिसाब से ये बदलता रहता है। कभी 35 नंबर, कभी जो है 40 नंबर, कभी 25 पर भी लोग क्वालिफाई करते हैं। जी, तो जब लेक्चरशिप चाहिए होता है किसी को, तो गेट के साथ साथ पीएचडी की भी मांग होती है? पीएचडी की मांग होगी या जरूर जी। तो पीएचडी में इसमें आपको एडमिशन गेट के स्कोर पर बड़े आराम से अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। तमाम आईआईटीज़ में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं और उनमें रिसर्च हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी आपको संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दिखेंगे, IISM धनबाद को छोड़ करके मैं बता सकता हूं कि सभी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एमटेक या फिर पीएचडी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। अभी किन विषयों पे रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? रिसर्च पेपर तो बहुत डाइवर्स फील्ड में होंगे जी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि
डायबिटीज़ मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो डायबिटीज़ एक समझिए एक हम मान लेते हैं कि एक रोग है जो कि समय के साथ या लाइफ स्टाइल के साथ आता है, शरीर में आता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करके? या और आजकल के विद्यार्थियों को बायो टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में बहुत रुचि आ रही है। तो उसके आपकी इस बात से मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी जानकारियाँ मिल रही होंगी और काफ़ी लाभ उठा पाएंगे उनसे। आप दर्शकों का क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, विद्यार्थियों का? विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि राहें और भी हैं। आप किसी एक चीज़ को पकड़ करके न चलें कि इस जगह पे मैं गया और मुझे यही करना है। जैसे आजकल कंप्यूटर साइंस का ज़माना चल रहा है, लोग हर एक आदमी ये चाहता है कि वो कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री करे। लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इसमें अपना स्वरोजगार भी आप उत्पन्न कर सकते हैं, आप स्थापित कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई भी इसमें कर सकते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फील्ड है और हर एक इंजीनियरिंग फील्ड इसमें समाहित है। एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप केवल आपको लगे रहना है। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको भाग दौड़ और ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप देखेंगे एक दिन ये आपको उन सब कोर्सेज से जो आप अभी समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उससे ये बेहतर प्रोवाइड करेगा। बायोमेडिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जी, तो ये दोनों अलग ही फील्ड हैं, लेकिन दोनों का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम में आज आप को बहुत लाभ मिला होगा। हमारे कार्यक्रम में जो डॉक्टर साहब ने जानकारियाँ शेयर की आपसे, तो अगले कार्यक्रम में भी हम किसी नए फील्ड की जानकारी के साथ आपके पास आएंगे, नए करियर ऑप्शंस के साथ। हमारे कार्यक्रम के लिए आप सब्सक्राइब करें डीडी झारखंड को और आप 11:45 टाटा स्काई पे भी हमारे सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।